नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट। रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए हमारे स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड को आपको आज पूरा जरूर देखना है। 62 के युद्ध के बाद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि 3400 किलोमीटर लंबी है, उस पर भारतीय सैनिकों को लाउड स्पीकर पर हड़काने वाली चीन की सेना पर भारतीय सेना किस तरह भारी पड़ गई, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। सबसे पहले तो भारतीय सेना ने अपनी बॉर्डर पर अपनी डिफेंसिव रणनीति को ऑफेंसिव में बदला। भारतीय सेना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना में आज करीब 13 लाख सैनिक हैं, जो देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा की खातिर सर्वोच्च बलिदान के लिए तो तैयार हैं ही, साथ ही घुसपैठियों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। पहले चीन से सटी एलएसी पर भारतीय सेना अपनी सीमाओं की चौकसी करने में विश्वास करती थी, लेकिन अब भारतीय सेना ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस पर अमल कर रही है। पिछले एक दशक से भारत इस रणनीति पर काम कर रहा है। इसका पहला उदाहरण देखने को मिला था अप्रैल 2013 में, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी डीबीओ में घुसपैठ की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने भी पीएलए सेना के तंबुओं के सामने अपना कैंप लगा लिया। 25 दिन चले फेस ऑफ यानी गतिरोध के बाद राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्तर से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाया गया। इसके बाद पहली बार भारत ने भूटान में जाकर डोकलाम इलाके में चीनी सेना को सड़क बनाने से रोक दिया। वर्ष 2017 में चीन की इस सड़क से भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता था। 73 दिन तक चले गतिरोध के बाद आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा और सड़क का काम रोक दिया गया, यानी चीन की सड़क का काम रोकना पड़ा, चीन को रोकना पड़ा। भारत की इस रक्षा नीति के पीछे जो बदलाव आया है उसके कई बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि भारत, जो कभी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश था, वो अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निकल चुका है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत देख चुका था कि किस तरह बाहरी देश और विदेशी कंपनियों ने जरूरी गोला बारूद की सप्लाई उस वक्त रोक दी थी। ऐसे में भारत ने न केवल सरकारी रक्षा उपकरणों के जरिए टैंक, तोप, मिसाइल और गोला बारूद का उत्पादन देश में ही तेजी से किया है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें जोड़ा है। नतीजा यह हुआ है कि पिछले 3-4 सालों में भारत ने 300 ऐसे हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण की निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की है। इस निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल हथियारों को अब विदेश से आयात नहीं किया जाता है और स्वदेशी ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस लिस्ट में तोप तक शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में रक्षा उत्पादन इस वक्त 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। भारत आज खुद के टैंक, तोप, मिसाइल व फाइटर जेट एलसी तेजस बना रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत तक का निर्माण आज भारत खुद कर रहा है। ऐसे में युद्ध के समय दूसरे देशों को ताकने की जरूरत अब नहीं रह गई है। जो भारत हर छोटे से छोटे हथियारों को आयात करता था, आज लड़ाकू विमानों के इंजनों को बनाने के लिए अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश में ही निर्माण करने के लिए तैयार कर लेता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 का प्लांट भी बड़ोदरा में लगाया गया है, ताकि मेक इन इंडिया के तहत ही निर्माण किया जाए इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। रूस भी AK-203 असॉल्ट राइफल का कारखाना उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में लगा रहा है। रूस दुनिया के सबसे उन्नत किस्म की S-400 मिसाइल प्रणाली भी भारत को देने के लिए तैयार है और दे भी दी है। न केवल पारंपरिक युद्ध, बल्कि भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए भारत ने वर्ष 2019 में स्पेस में एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत स्पेस वॉर के लिए भी कमर कस चुका है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, यानी अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत। स्वदेशी रक्षा उत्पादन का नतीजा ये हुआ कि भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तैयार है। भारत आज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस तक का निर्यात कर रहा है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है, तो दूसरे देशों ने LCA तेजस और स्वदेशी हेलीकॉप्टर तक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में भारत के रक्षा निर्यात ने जबरदस्त उछाल मारा है। पिछले कुछ समय की बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो रक्षा निर्यात 334% तक बढ़कर 16,000 करोड़ पहुंच गया है। मोदी सरकार ने इस रक्षा निर्यात को वर्ष 2026 तक 40,000 करोड़ करने तक का लक्ष्य रखा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब चीन से सटे बॉर्डर इलाकों में सड़क, टनल और पुल सहित दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रत्याशित तरीके से मजबूत किया गया। दशकों से चली आ रही उस नीति को बदल दिया गया कि अगर बॉर्डर पर सड़क बनाई गई तो युद्ध की स्थिति में चीनी सेना भारत के भीतर तक पहुंच जाएगी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि वर्ष 2014 में जहां बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 3200 करोड़ था, आज उसे 14,387 करोड़ कर दिया गया है।
2014 और 2022 के बीच 6,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण सीमावर्ती इलाकों में किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को घुसपैठ के वक्त तेजी से मूवमेंट कर वहीं रोक दिया जाता है। वर्ष 2020 में अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना को पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ से रोका तो वो तेजी से किए गए डिप्लॉयमेंट की वजह से ही संभव हो पाया था। सड़क मार्गों के साथ साथ चीन से सटी LAC पर हवाई पट्टियों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि दूर दराज, दुर्गम और बेहद ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की जल्द रीइंफोर्समेंट की जा सके, जैसे कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद किया गया था। आज सैनिक और हथियारों के साथ साथ LAC पर भारत का चीन के मुकाबले मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जितना चीन का है बॉर्डर पर उतना ही भारत का है। टू फ्रंट वॉर यानी चीन पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा संभालने में भारत ने मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी साथ दिया है। यही वजह है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेनाएं आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, सऊदी अरब, UAE, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे बड़े देशों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। इससे भारत के सैनिकों को दूसरे देशों की युद्ध कला तो सीखने को मिलती ही है, साथ ही रक्षा संबंध भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेती है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना भी हिस्सा लेती है। ऐसे में जब भी भारत को जरूरत होती है तो मित्र देश ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। गलवान घाटी की झड़प के बाद अमेरिका की सेना ने भारत को अपनी विंटर क्लोथिंग तक सप्लाई की थी, यानी कि विंटर यूनिफॉर्म भी भारत के सैनिकों को दी थी। हालांकि हर एक देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, फिर भी चीन से तनाव के वक्त अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यानी विमान हिंद महासागर में तैनात कर दिए थे। वहीं 62 के युद्ध के दौरान कोई भी देश भारत की मदद करना तो दूर, समर्थन करने के लिए भी आगे नहीं आया था। इसका कारण ये था कि भारत उस वक्त गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो करता था। भारत आज भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, फिर भी अमेरिका और रूस जैसी महाशक्ति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने ना तो यूक्रेन का समर्थन किया और ना ही रूस का विरोध। भारत ने साफ तौर से कहा है कि आपसी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।